आओ जी शुरू करें बेटा, शुरू करें। करंट लायबिलिटीज पेज नंबर 19 पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के आगे ब्रैकेट में लिखो एसटीओएस। क्या लिखोगे? एसटीओएस। क्या लिखोगे बेटा? एसटीओएस। एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। कौन सी बोरिंग्स? टी फॉर ट्रेड पेबल। टी फॉर ट्रेड पेबल। ओ फॉर अदर करंट लायबिलिटीज और एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। किसी को कोई डाउट यहां तक? पढ़ो जी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पहले मैं समझा देता हूं, फिर हम रीडिंग करेंगे। क्या ऐसा लगे ना कि सर देख देख के बस बोले जा रहे हैं, तो सर को भी आता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या है बताओ? वो छोटे मोटे उधार जिनको मैं चुका दूंगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या 12 महीने के अंदर अंदर। बोलो हाँ या ना, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या है बताओ? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या है? वो सब उधार जिनको मैं चुका दूंगा 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर। आओ जी रीड करो क्या लिखा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर द बोरिंग्स ऑफ द कंपनी। मेरे साथ साथ रीड करो सभी लोग ध्यान से, अंडरलाइन करते हुए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आर द बोरिंग्स ऑफ द कंपनी विच आर ड्यू फॉर पेमेंट, जिसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब मेन चीज याद रखने वाली चीज क्या है? इसके एग्जांपल्स। लोन रीपेबल ऑन डिमांड। क्या मतलब है? यार कुछ पैसे दे दे यार अभी यार, और मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा जब तू कहेगा। क्या कल कहूंगा कल दे देगा? क्या हाँ हाँ कल दे दूंगा। क्या 2 महीने बाद कहूंगा? क्या तब भी दे दूंगा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं है, अभी फिलहाल दे दे, जब मांगेगा तब दे दूंगा, 10 दिन बाद जब भी मांगेगा मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं? लोन रीपेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्या है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बेटा? और कैश एंड कैश क्रेडिट। अब पेपर का ये हॉट क्वेश्चन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आता है? कहां आता है बैंक ओवरड्राफ्ट? करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। याद रखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आएगा? 6 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये 6 पॉइंट होंगे, 6 पॉइंट में भी आधे नंबर का एक पॉइंट हो गया, आधे का भी आधा, 1/4। हेड सही लिखोगे तो 1/4 और सब हेड सही लिखोगे तो फिर आधा पूरा मिलेगा। और ऐसे करके जब आप 6 पॉइंट ठीक करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर के लिए बहुत सारा पढ़ना है, पर सर फिर छोड़ देते हैं 3 नंबर, क्या जरूरत है पढ़ने की? तीन ही तो नंबर है। पर ये 3 नंबर आगे चल के रेशियोज को बहुत सपोर्ट करेंगे। अब पेपर में एक रेशियो है करंट रेशियो, फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट। वहां नहीं जाके बताऊंगा भैया करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, यहां सब कुछ याद करवा रहा हूं। वहां मैं ये जूम करके चलूंगा कि आपको पता है कि करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो लिखवाऊंगा जरूर, पर उस टाइम मैं ये जूम करूंगा कि आपको पता है कि करंट एसेट में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। उसमें बस मैं लिखूंगा करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसटीओएस। करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसटीओएस। तब आप ये मत पूछना कोई बीच में से, सर ये एसटीओएस क्या होता है? तो आज बता रहा हूं, रेशियोज वही करेगा जिसको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आता होगा, नहीं तो फिर वहां बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है चलो आओ। तो पहला क्या है? लोन रीपेबल ऑन डिमांड। दूसरा क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट थर्ड क्या है? लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, छोटे मोटे डिपॉजिट्स एंड लोन, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। इन सब पॉइंट से वो बचेगा। जैसे अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लोन्स एंड एडवांसेस हमने कहां पढ़ा था? अभी नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी तो पढ़ा ही था। तो यदि वो पहली बात तो ऐसा पॉइंट देगा नहीं जो दोनों जगह आता हो, तो और यदि दे दे तो आप जो मर्जी लिख देना वो ठीक ही होगा। जैसे लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो जो आपको ठीक लगे फिर तब लिख देना। दोनों में उसको आपको नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा है। पर यदि वो बोल दे कि लोन फ्रॉम अदर पार्टीज इज टू बी पेड विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फिर नॉन करंट लिखने का स्कोप नहीं है आपके पास, फिर वो करंट ही है। किसी को डाउट यहां तक बेटा? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो मतलब सुनो। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड पेबल। किसके बारे में बात चल रही है बेटा? ट्रेड पेबल। क्या होते हैं ट्रेड पेबल? जिनका हमने पैसा देना है व्यापार के अगेंस्ट, जिनसे हमारा रॉ मटेरियल उधार पे आता है, जिनसे हमारे गुड्स उधार पे आते हैं, वो सब कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स और। जनरली हम इनको कब पे कर देते हैं? 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर। ऐसा तो नहीं होता किसी को उधार भाई 2-2 साल बाद दे रहे हो। हद ये होता है, देखो जैसे बेचारे परेशान बैठे हैं, हद से अधिक होता है कि 4 महीने 5 महीने का होता है क्रेडिट पीरियड। ये तो नहीं होता कि 2 साल बाद पैसे दे रहा है।
इतना लंबा उधार नहीं होता। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीने का है। कितने महीने का है बोलो? हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 मंथ्स का है। एक क्रेडिटर मेरे को 15 में देता है, एक क्रेडिटर मेरे को 21 में देता है। क्रेडिटर ए 15 में देता है, क्रेडिटर बी 21 मंथ में पेमेंट करता है। तो जो 15 महीने में पे करता है वो कहां आएगा? करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी। और जो 18 महीने की ओसीपी में 21 महीने में पेमेंट करता है बी, वो कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। कहां? अदर करंट लायबिलिटीज में। कहां? अदर करंट लायबिलिटीज। वहां कोई ट्रेड पेबल का हेड नहीं होता। क्लियर है? बात समझ गए? पढ़ो ध्यान से। कौन नहीं कह रहा है? देख दोस्त, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीने का है। जो 15 में पे करता है तो वो तो ओसीपी के अंदर ही पे कर रहा है, तो वो करंट लायबिलिटी हो गया। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में चला गया। जो 18 महीने की पेमेंट को ओसीपी 18 महीने की है, पेमेंट कर रहा है 21 महीने में, तो वो क्या हो गई? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट में भी कहां? अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में। पढ़ो जी। The term trade payable is defined as the amount payable against the purchase of goods and services taken in the normal course of business. Normal course of it include both creditors and bills payable. क्या आते हैं इसके अंदर? creditors और payable. कोई डाउट किसी को? अब सबसे इंपॉर्टेंट सी है बेटा, से वेरी इंपॉर्टेंट बात कर लेना। 10 पॉइंट है और 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। 10 के 10 पॉइंट बुक में बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, मैंने 2 दी पॉइंट लिखा है, आपको पूरा समझाया। तो पहला पॉइंट क्या बताओ? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ, समझाओ जरा। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब एक डिबेंचर है जो मैंने आज इशू किया है, रिडीम करूंगा 10 साल बाद। कब करूंगा रिडीम? एक डिबेंचर जिसको मैंने आज इशू किया, रिडीम करूंगा 10 साल, तो पहले साल वो डिबेंचर कहां दिखाई देगा बोलो? नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। 7वें साल भी कहां दिखाई देगा? 8वें साल भी। 9वें साल की बैलेंस शीट में वो नॉन करंट में नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज की अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। किसमें? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। क्योंकि इस उधार ने अब अगले 12 महीने के अंदर खत्म हो जाना है। ये इस बैलेंस शीट में तो दिखाई दे रहा है पर अगली में दिखाई नहीं देगा। अभी नॉन करंट है कि करंट है? अभी डिबेंचर कब पे हो जाएगा? अगले ही साल। अगले साल बैलेंस शीट में नहीं होगा। बोलते ना इस दिवाली है बेटी, अगली दिवाली नहीं होगी। उसकी एंगेजमेंट हो गई, अब शादी होने वाली है। तो ये डिबेंचर 8 साल से आपको कहां दिखाई दे रहे थे बोलो? नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और 9वें साल में कहां दिखाई देंगे? करंट लायबिलिटीज। कहां पे? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। समझ गए? इसको रीड करो ध्यान से। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, term debt, that is amount due to be paid within the 12 months from the date of balance sheet or the operating cycle period. डाउट किसी को यहां तक? पहला पॉइंट समझ आ गया? दूसरा इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, और तीसरा इंटरेस्ट ड्यू एंड अक्रूड ऑन बोरिंग्स। अब समझो, इस दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश करो। पहले रीड करो, समझो। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट, और तीसरा इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू। सर समझाओ जरा कैसे? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपको बात समझ आएगी। मैंने 1 जुलाई 2021 को 1 जुलाई 2021 को 10% डिबेंचर इश्यू करे 1 करोड़ रुपए के, नहीं 12% डिबेंचर इश्यू करे 1 करोड़ रुपए के। ऐसे ही समझते हैं। ये लो जी, ये है ऐसे। 1 अप्रैल 2021 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। इस दिन मैंने डिबेंचर इशू करे 1 जुलाई 2021 को। 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर, छोटी फिगर ले लेते हैं आपको दिक्कत ना हो, 1 लाख रुपए। अब 1 करोड़ में जीरो हिसाब लगाने बैठ जाओ तो बताओ मुझे कितना ब्याज देना है? डिबेंचर मैं खबरदार बीच में आ गए मेरे पास तो। साल के डिबेंचर जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब ब्याज दूंगा। तो ब्याज मांगने कब आएंगे बताओ? 31 मार्च बोलो। ये आएंगे 30/6/2022 की शाम को आएंगे
कि सर हमें हमारा 12,000 रुपए क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो, हाँ या ना। जब मैं 31 मार्च 2022 को अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तब तक मैं इनका पैसा कितने महीने हो गए इस्तेमाल करते करते, क्या ब्याज ड्यू हो गया? ड्यू तो हो गया, सॉरी अक्रू तो हो गया पर अभी ड्यू नहीं हुआ, अक्रू तो हो गया पर अभी ड्यू। मतलब कहने का भाव यह है कि इस तारीख को जब बैलेंस शीट बनेगी तो दिखाई देगा 9,000 रुपए का ब्याज। कितना ब्याज दिखाई देगा? और क्या दिखाई देगा? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। मैंने कल ही नीचे जाते जाते मीटर में रीडिंग देखी, भाई साहब अभी 10 दिन हुए इस महीने के और 300 यूनिट खर्च भी हो गई, लगभग 4,000 रुपए का बिल बन गया। क्या मांगने आ रहे हैं क्या एनडीपीएल वाले भी आज ही? वो तो जब अगली साइकिल आएगी तब मांगने आएंगे। मतलब खर्चा ड्यू तो हो गया, अक्रू तो हो गया पर अभी ड्यू। इसका मतलब जब इस डेट पे बैलेंस शीट बनेगी, इस डेट पे क्या बनेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या दिखाई देगा? 9,000 रुपए का ब्याज दिखाई देगा। किस नाम से? इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। 9 महीने का ब्याज लग गया पर अभी देना नहीं है, अक्रू बट नॉट ड्यू। आगे चलो। उसके बाद 30 जून की शाम को जब दोबारा बैलेंस शीट बनेगी इस क्वार्टर की ना, अप्रैल में जून की, मान लो 30 जून की शाम को मैंने ब्याज डिवेंचर होल्डर को नहीं दिया, जब 1 जुलाई को सुबह बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें इंटरेस्ट 9 दिखाई देगा या 12 दिखाई देगा? 12। किस नाम से दिखाई देगा? इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू बट नॉट पेड। अक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, पर अभी तक चुकाया नहीं है। ऐसे निकम्मे हैं हम लोग, 1 साल पूरा हो गया डिबेंचर होल्डर का, अभी भी पैसा नहीं दिया। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू 9,000, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यूड 12,000। दोनों पॉइंट समझ आ गए? एक बार ध्यान से रीड करते हैं कि क्या कहता है। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन मींस इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स अकाउंट बट इट हैज नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। अभी देने का वक्त नहीं आया, देने का वक्त नहीं आया। तीसरा पॉइंट पढ़ो। इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ड्यू फॉर पेमेंट। बुक्स में रिकॉर्ड भी कर लो और इसको चुका भी दो, जल्द से जल्द इसको क्या कर दो, चुका दो, क्योंकि देने का वक्त आ गया या निकल चुका है। क्या हो चुका है? निकल चुका है। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, उसमें लास्ट डेट लिखी होती है, ड्यू डेट, समझते हो ना ये, कि इस तारीख तक पे कर देना और उसके बाद नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट आगे, इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस जनवरी फरवरी में बहुत सारे, आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने जनवरी फरवरी में जो 11th में पढ़ रहे थे उन्हें 12th की रजिस्ट्रेशन करा ली थी, फीस थोड़ी सी फीस दे दी थी। तो क्या है वो हमारी इनकम या लायबिलिटी? लायबिलिटी। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अनपेड डिविडेंड। क्या है बेटा? तो ये किस बला का नाम है? कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली देती है। पहले के टाइम होता था डिविडेंड वारंट होते थे, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता था, कंपनी चेक बना के देती थी। अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी के पास आप सबका अकाउंट नंबर है, वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर कर देगी। मान लो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई, जिनका अकाउंट सीज हो गया, कुछ इंडिया के बाहर चले गए, तो सारा पैसा जब कंपनी ट्रांसफर करती है ना लोगों के पास, तो ट्रांसफर होता नहीं है, कुछ पैसा अटक जाता है और वापस आ जाता है। अब बाद में हम उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कहां है वो लोग जिनको हमने डिविडेंड देना है, मिल ही नहीं रहे। दैट इज कॉल्ड अनट्रेसेबल शेयर होल्डर, जो ट्रेस ही नहीं हो रहे। उनका पैसा किसके पास पड़ा है? हमारे पास। करंट लायबिलिटी है, कल को बाहर से आ गया तो अपने पैसे मांगे ना, तो ये पैसा क्या कहलाएगा? आपकी करंट लायबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं? अनपेड डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? अनपेड डिविडेंड। आगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। मान लो हम 10,000 शेयर इश्यू कर सकते हैं, 12,000 लोग आ गए, तो 2,000 का पैसा क्या करना है? वापस रिफंड करना है ना। क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब रिफंड करते थे तो क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अभी वापस किया नहीं, आ गया और शेयर भी नहीं दिया
और पैसा क्या करना है इनका हमें वापस, पैसा क्या करना है हमने इनका वापस। तो इस केस में ये अमाउंट कहां चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज में, किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। पढ़ो ध्यान से एक बार इसको। नेक्स्ट आगे चले, आगे पढ़ो बेटा क्या कहता है आगे, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इट। अनपेड मेच्योर डिपॉजिट, सर 5 साल हो गए डिबेंचर को रिडीम करना है, डिपॉजिट्स को रिडीम करना है, पर अभी तक उसको रिडीम किया नहीं है, कुछ टेक्निक कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से हमने 10 दिन बाद पे करेंगे। तो क्या हो चुका है, अनपेड क्या है, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट, डिपॉजिट्स क्या हो चुके हैं मेच्योर, और उनका ब्याज भी मेच्योर हो चुका है, पर अभी तक हमने चुकाया नहीं है। अनपेड मेच्योर, अब वहां डिपॉजिट वर्ड था और 8 पॉइंट में क्या वर्ड है, डिबेंचर्स। डिपॉजिट की जगह क्या हो गया, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, टर्म लोन हो सकते हैं, किसी भी लोन का नाम हो सकता है। आगे कॉल्स इन एडवांस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका पूछता ही पूछता है पेपर में कि कॉल इन अरियर का आएगा और कॉल इन एडवांस का आएगा। कॉल इन अरियर का आएगा शेयर होल्डर फंड में सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होगा, और कॉल्स इन एडवांस का आएगा करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज में, कहा जाएगा करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। और लास्ट क्या है बेटा, अदर पेबल्स। अच्छा पेबल को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू बट नॉट पेड को इंग्लिश में एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग। एक और नाम लेना हो तो क्या लोगे, ड्यू, क्या लोगे, एक और नाम लेना हो तो क्या बोलोगे, पेबल, क्या बोलोगे, पेबल, जिसका पैसा चुकाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेपर में ऐसे पूछता है आउटस्टैंडिंग रेंट कहां आएगा, कहां आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। कोई भी जिस भी शब्द के आगे आउटस्टैंडिंग लिखा होगा ना वो यहां पे आ जाएगा करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज में। क्या क्या एग्जांपल है इसके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सॉरी प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। बेटा कौन से वाला आएगा, आउटपुट वाला, 11th क्लास में पढ़ा था। जब सेल करते हैं क्या करते हैं, तो कस्टमर से जीएसटी का पैसा लेते हैं, वो पैसा हमारा है आगे गवर्नमेंट को जमा करवाना है, तो उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसे, और वो आउटपुट जीएसटी हमने गवर्नमेंट को अगली रिटर्न फाइल करके पे करना है, तो हमारी कैसी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी है वो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बेटा, पढ़ो लास्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पढ़ो, अमाउंट इज द सॉरी प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड टू मीट द फ्यूचर लायबिलिटीज, नॉट डिटरमाइंड बट एस्टिमेटेड। क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते पर एस्टिमेट कर सकते हैं। ये वो सब प्रोविजंस हैं जिन्हें हमें अगले 12 महीने के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैं तुम्हारे लिए तो सोच सकता हूं कि शायद हो सकता है कि कोई एक डिफॉल्ट डिच कर जाए, पर आज से 5 साल बाद जो कस्टमर आएगा उसका प्रोविजन आज ही बना ले क्या। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा टैक्स, प्रॉफिट इस साल कमाया, टैक्स कब दोगे, 10 साल बाद, इसी साल, मतलब नेक्स्ट ईयर में पे कर दोगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी कैसा प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, तो इसके क्या क्या एग्जांपल होंगे। प्रोविजन फॉर, आप लिख लो, शायद इसमें ना कुछ कम लिखे हुए हैं, इसमें कितने लिखे हुए हैं पढ़ना, 4। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन अदर प्रोविजन। आप लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते जाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे से रह गए लिखने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर मेंटेनेंस भी हो सकता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। चले अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बोलो, शॉर्ट टर्म।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म। बस फर्क क्या आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट। यदि एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हो तो जरूर दिवाली होली बोनस वोनस का होगा, और यदि रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो तो रिटायरमेंट तो उसने बहुत साल बाद होना है जाके। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में भाई साहब आपको फंसा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटीज। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है जी, मुझे फटाफट एक काम कर दो, हमने करंट लायबिलिटी पढ़ी, मुझे करंट लायबिलिटी पूरी मैं सुना देता हूं आपको। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसको हम चुकाएंगे 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर। दूसरा, तीसरा हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड, और चौथा कैन नॉट बी डेफर्ड, डिले और पोस्टपोन फॉर द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज बैलेंस शीट डेट। करंट लायबिलिटी में पढ़ा हमने STOS, क्या पढ़ा? एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, छोटे मोटे उधार जिनको हम चुका देंगे 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर, जैसे कि लोन रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज और छोटी मोटी लोन्स। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? ट्रेड पेबल्स, वो क्रेडिटर, वो बिल्स पेबल जिनको हम 12 महीने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर चुका देंगे, और जिनको हमने लिया ही किस लिए है? ट्रेड पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए लिया है? तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज, क्या? ये मुश्किल है, इसमें कितने पॉइंट थे? 10। पहला क्या था? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, फिर अनपेड डिविडेंड, फिर था एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। नेक्स्ट क्या था? अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इट। फिर क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे पेबल्स बोलते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए। ESI PF पेबल आ गया, ESI समझते हो? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड पेबल। उसके बाद क्या था? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। फिर क्या पढ़े? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है? अमाउंट सेट असाइड कर रखा है किसके लिए? फ्यूचर के किसी एक्सपेंस या लॉस के लिए, और उस पर क्या कर रखा है हमने? जिसे हम एस्टिमेट नहीं कर, जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते पर एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। हमने क्या कवर अप कर ली बेटा? लायबिलिटीज हमारी पूरी हो गई। अब हमें क्या पढ़नी है? एसेट्स। क्या पढ़नी है हमें बेटा? एसेट्स। ठीक है जी।